नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4 अगस्त 1789 के दिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनके बारे में जाना था। तो 4 अगस्त 1789 के दिन नेशनल असेंबली ने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम जो था, प्रतिबंधों वाला जो सामंतीय व्यवस्था थी, उसको ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा जो टैक्सीज लगाए गए थे उन टैक्सीज को ख़त्म कर दिया था। और जो क्लर्जी क्लास है यानी जो पादरी वर्ग था उसको जो प्रिविलेज राइट्स दिए गए थे, जो विशेषाधिकार दिए गए थे, वो भी वापस ले लिए नेशनल असेंबली ने। और जो टिथेस नाम का टैक्स कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से, उसको भी ख़त्म कर दिया था। और चर्च के पास जितनी लैंड का ओनरशिप था वो सारी की सारी लैंड, वो सारी की सारी ज़मीन चर्च से वापस छीन ली गई थी। तो 4 अगस्त 1789 अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, यानी अब फ्रांस के अंदर राजा भी है यानी शासक भी है, लेकिन शासक की पावर्स को कम करने के लिए या उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक संविधान भी है। तो पिछली वीडियो में हमने ये बात पढ़ी भी थी कि जो फ्रांस का संविधान है वो 1791 में 1791 में बनकर तैयार हो गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताएं थी, जिसमें एक विशेषता जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये थी कि इसने मोनार्क की जो पावर है उसको लिमिटेड कर दिया, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया। सेकंड थिंग, जो पावर्स थी उन पावर्स का सेपरेशन कर दिया गया। जैसा कि मोंटेस्क्यू साहब ने अपनी बुक में कहा था, उनकी बुक का नाम था दी सेपरेशन ऑफ लॉज। तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर सारी की सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो निरंकुश होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं और उस इंसान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में एंड जुडिशरी के बीच में। यानी अब संविधान, अब कोई भी कानून बनाने का जो जिम्मेदारी है वो लेजिस्लेटिव के पास है, कानून को इम्प्लीमेंट लागू करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव करने वाली है, और उस कानून की समीक्षा करने के लिए कि कानून सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं हुआ है, कानून का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस सब की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी जुडिशरी के हाथ में थी। तो पावर्स भी सेपरेट हो गई। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ऐसी थी जो कहीं ना कहीं इक्वेलिटी को प्रमोट नहीं कर रही थी, और वो ये थी कि जो राइट टू वोट है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को दिया गया, यानी वोट डालने का अधिकार अभी भी सीमित था। तो वोट डालने का अधिकार किसको दिया गया? ऐसे पुरुष जिनकी एज 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, और वो लोग टैक्स पे करते हैं स्टेट को। और टैक्स भी कितना? एटलीस्ट किसी भी श्रमिक के 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स। यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र 25 साल या उससे अधिक है और जो किसी भी श्रमिक के 3 दिन के वेतन के बराबर स्टेट को टैक्स पे करते हैं, ऐसे सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल हैं, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। और ऐसे पुरुष जिनकी एज 25 से कम है उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी इससे एक चीज़ क्लियर ये हो जाती है कि वोटिंग राइट अभी भी बहुत ही कम लोगों को मिला हुआ था। फोर्थ थिंग, कि जो संविधान है वो संविधान नागरिकों, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता था। यानी संविधान जो लिखा गया उसकी हेडिंग जो थी वो थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और इसमें कुछ अधिकार भी दिए गए, जैसे राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति का अधिकार, कि भी कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र तौर पे अपनी बात को रख सकता है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी अपनी अपनी बात को रखना, ठीक है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता या बराबरी। तो इस तरीके के कुछ राइट्स फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए, और ये ऐसे अधिकार थे जिनको कभी भी स्टेट के द्वारा नागरिकों से छीना नहीं जा सकता था। ये नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स हुआ करते थे। तो साथियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताएं थी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं लुईस 16 की शक्तियों को, उसकी मनमर्जी को, उसकी निरंकुशता को
कम किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये कि अभी भी लुईस 16 गद्दी पर बरकरार है। तो होता क्या है, लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को तो मान्यता दे दी डर की वजह से, क्योंकि चारों तरफ उसके पूरे फ्रेंच टेरिटरी के अंदर लुईस 16 के खिलाफ रिवोल्ट हो रहे थे, और मोस्टली जो रिवोल्ट्स हैं वो कंट्री साइड यानी जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं उनमें हो रहे थे। तो उस टाइम जो सॉल्यूशन था वो यही था कि लुईस 16 के सामने यही सॉल्यूशन था कि वो नेशनल असेंबली को मान्यता दे दे और इस बगावत के माहौल को ख़त्म करे। तो उसने वैसा ही किया। लेकिन लुईस 16 इस अपनी इस पॉलिसी से कि भाई नेशनल असेंबली को मान्यता देना और उसे कानून बनाने का अधिकार देना, इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसकी पावर्स को सीमित किया जा रहा था। इसके साथ साथ यूरोप के दूसरे इलाके, जैसे प्रूशिया की बात करें, हिंदी में प्रशा कहते हैं, ऑस्ट्रिया की बात करें, यहाँ के रूलर भी फ्रांस के अंदर जो इस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे थे उनसे खुश नहीं रहे। तो नीचे ही नीचे लुईस 16 और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रहे थे, यानी गुप्त तौर पे बातचीत चल रही थी और शर्तें एक दूसरे के साथ समझौते किए जा रहे थे। और इन समझौतों में एक बात ये थी कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और लुईस 16 इस अटैक को सपोर्ट करता है कि अटैक करके सारी की सारी पावर्स नेशनल असेंबली से छीन ली जाएं और फिर से सारी की सारी पावर्स फ्रांस के रूलर यानी लुईस 16 को दे दी जाए। तो इस तरीके की गुप्त योजनाएं फ्रांस के अंदर चलना शुरू हुई 1791 के बाद में, और 1792 के जनवरी फरवरी मार्च के महीने में। उसी दौरान नेशनल असेंबली को खबर मिल जाती है इन सीक्रेट समझौतों की कि भाई गुप्त समझौते चल रहे हैं लुईस 16 और ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में। तो नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोटिंग करवाई, और वोटिंग का पर्पज़ ये था कि नेशनल असेंबली प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रही है। तो इस बात को लेके वोटिंग करवाई गई। जब वोटिंग करवाई गई तो ये प्रपोजल मेजोरिटी के साथ पास हो गया। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस के ऊपर हमला करते उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और इस वॉर के अंदर, इस लड़ाई के अंदर हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया। ठीक है, वो आर्मी में शामिल हुए और उन्होंने बहुत सारे भक्ति गीत गाए। उसमें एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था मर्सीलाइज, और इस सॉन्ग को कंपोज किया था रोजेट डी इसले ने। एट प्रेजेंट वर्तमान की अगर बात करें तो जो मर्सीलाइज है ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी है, राष्ट्रगान भी, इसको राष्ट्रगान का दर्जा भी फ्रांस के अंदर इसे दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स शामिल होते हैं, लेकिन उसी दौरान ये युद्ध तो एक तरीके से ख़त्म होने वाला ही होता है, लेकिन उसी समय बहुत सारे जो लोग हैं फ्रेंच सोसाइटी के, यानी जो फ्रेंच सोसाइटी है उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस बात को लेकर नाराज़ थी कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वोट डालने का अधिकार बहुत ही सीमित लोगों को दिया गया है, और जिन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है उन्हें एक्टिव सिटीजन यानी सक्रिय नागरिक की संज्ञा दी गई, और ऐसे लोग जिनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं था उनको निष्क्रिय नागरिक की संज्ञा दी गई। तो लोग, ज़्यादातर आबादी फ्रांस की इस बात को लेकर नाराज़ थी। वो भी चाहते थे कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, यानी राइट टू वोट उन लोगों को भी मिले, क्योंकि राइट टू वोट अभी तक किन लोगों के पास में है, जो समाज में पैसे वाले लोग हैं। यानी राइट टू वोट वाज ओनली ग्रांटेड टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इसी वजह से दैट इज़ वाई लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। तो ज़्यादातर जनसंख्या फ्रांस की इस बात को लेकर सहमत थी कि इस रेवोल्यूशन को आगे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस नए एक माहौल में इस तरीके की जब नई बातें आनी शुरू हुई तो इन बातों को और ज़्यादा फैलाने का काम पॉलिटिकल क्लब्स ने किया। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक क्लब बनाए गए, महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाए और पुरुषों ने भी अपने क्लब्स बनाए। इन क्लब्स के अंदर इन बातों को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन की इन खामियों को लेके लगातार चर्चा हो रही थी। तो कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो फ्रांस के अंदर बनाए गए। उसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। और इस जैकोबिन क्लब की अगर हम बात करें
तो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स बेसिकली सोसाइटी के वो लोग थे जो लेस प्रोस्परस थे, यानी जो समृद्ध लोग नहीं थे फ्रांस के समाज के, वो लोग इस जैकोबिन क्लब के सदस्य हुआ करते थे। और अगर हम देखें तो इसमें छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो शामिल थे। शू मेकर्स, जूते बनाने वाले लोग शामिल थे। पेस्ट्री कुक्स, पेस्ट्री बनाने वाले लोग शामिल थे। घड़ी साज, वॉच मेकर्स, यानी घड़ियाँ बनाने वाले लोग भी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। बुक्स की दुकान के ऊपर काम करने वाले, प्रिंटिंग का काम करने वाले जो लोग हैं वो भी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हुआ करते थे। नौकर, ये भी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ डेली वेज वर्कर्स, यानी ऐसे लोग जो डेली काम करते हैं और उस काम के बदले उनको कुछ कमाई होती है, तो ये सारे के सारे लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं। तो इन इन लोगों के से पता चलता है, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स एंड डेली वेज वर्कर्स, इन सब के नाम जानने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं फ्रेंच सोसाइटी के, वो जो कि बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है और इनके पास पॉलिटिकल राइट्स यानी राइट टू वोट तो है ही नहीं। तो ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं। इस क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इस क्लब को लीड करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब जैकोबिन क्लब के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो क्या करते थे, समाज के जो फैशनेबल लोग हैं या जो सोसाइटी के का जो रिचर सेक्शन है उससे अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। और अलग दिखाने के दौरान ये लोग क्या करते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र यानी जो लंबे धारीदार पजामे होते हैं उनको पहनते हैं। और इसी तरीके की ये जो पतलून है, ये ड्रेस जो है, ये बंदरगाहों पे काम करने वाले जो डॉक वर्कर्स हैं वो भी पहनते थे। तो इन्होंने अपने आप को समाज के जो रिचर सेक्शन है उससे अलग दिखाने की कोशिश की। साथ साथ जो जैकोबिन लोग हैं इनको सेंस कुलोटस के नाम से भी जाना जाता था। इस सेंस कुलोटस वर्ड का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचिस, यानी ऐसे लोग जो बिना घुटने वाले हैं, बिना घुटने वाले कपड़े पहनते हैं, यानी घुटने तक के कपड़े समाज के अंदर फैशनेबल जो और या यूँ कहें कि जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो पहनते थे। तो इन लोगों ने पूरे के पूरे लंबे धारीदार पजामे पहनना शुरू कर दिए। साथ में ये लोग रेड कैप पहना करते थे और रेड कैप उस समय सिंबल होता था लिबर्टी का। तो जैकोबिन क्लब्स की एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं अलग हैं और ये समाज से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही लोग और इनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये लोग आगे ये कोशिश करते हैं कि लुईस 16 को गद्दी से हटा दिया जाए और उसको लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ये प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो इसी दौर में क्या होता है, 10 अगस्त 1789 के दिन ये लोग टुलेरिया का एक महल होता है, टुलेरियस का एक पैलेस होता है, उसके ऊपर हमला कर देते हैं जैकोबिन क्लब के मेंबर्स। और इनको बहुत सारे दूसरे लोगों का भी सपोर्ट था। तो ये लोग टुलेरियस के महल के ऊपर हमला कर देते हैं और लुईस 16 के जो गार्ड्स होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं और रॉयल फैमिली को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलेरियस, मैसेकेयर द किंग्स गार्ड एंड होस्टेज द किंग और उसकी फैमिली को इन्होंने बंदी बना लिया। और जब ये घटना हुई और नेशनल असेंबली को इसका पता चला तो नेशनल असेंबली अंडर प्रेशर हो गई। जब नेशनल असेंबली के ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने क्या किया, वोटिंग करवाई फिर से कि क्या रॉयल फैमिली को जेल में रखा जाए या नहीं। तो जब वोटिंग हुई यानी चुनाव इलेक्शन हुए, वोट डाले गए, तो नेशनल असेंबली ने वोटिंग राइट का दायरा बढ़ा दिया। पहले ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया जिनकी एज 25 या उससे ऊपर है और जो लोग कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर स्टेट को टैक्स पे करते हैं। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया, वोटिंग राइट की एज को कम कर दिया, साथ साथ टैक्स पे करने वाली कंडीशन को भी हटा दिया। यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर है उन सारे के सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अभी भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबोव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। यानी अब धन संपत्ति टैक्स इस कंडीशन को हटा के सारे के सारे पुरुष जिनकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर है उन्हें वोट डालने का अधिकार दे दिया। तो उसके बाद इस इलेक्शन के बाद में जो नई असेंबली इलेक्ट हुई उसको कन्वेंशन कहा गया और इस कन्वेंशन ने
21 सितंबर 1792 को क्या किया, राजशाही को, मोनार्की को, यानी राजा के शासन को ख़त्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। यानी अब फ्रांस के अंदर रूल करने के लिए कोई राजा नहीं है, यानी लुई 16 को कन्वेंशन ने गद्दी से हटा दिया और अब जो नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस के अंदर आई उसे रिपब्लिक गवर्नमेंट कहा गया। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक गवर्नमेंट का, तो रिपब्लिक गवर्नमेंट एक इस तरीके की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोग सरकार का या अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, ठीक है। सो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से करके फ्रांस के अंदर मोनार्की तो ख़त्म हो जाती है और फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन जाता है। 21 जनवरी 1793 के दिन लुई 16 को फांसी की सज़ा कोर्ट के द्वारा दे दी जाती है और उसके ऊपर आरोप लगाया गया, वो आरोप था देशद्रोह का आरोप, कि लुई 16 ने देशद्रोह से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, तो वो चार्ज लगा के लुई 16 को फांसी की सज़ा दे दी गई 21 जनवरी 1793 को। तो साथियों, इस तरीके से फ्रांस के अंदर राजतंत्र का उन्मूलन हो जाता है, यानी जो मोनार्की है वो अबोलिश हो जाती है और फ्रांस के अंदर सरकार चलाने की जो जिम्मेदारी है वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है। तो बाकी बचे हुए कंटेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशन भी मुझे दीजिए। थैंक यू। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।